Hello people, I am Aranjan Mishra, currently pursuing my MBA degree from BIT Mishra. Today we will discuss a very important topic, microeconomic theories. So let's get started. Firstly, we will discuss about its definition. So what is the definition of microeconomic theories? Microeconomic theories refer to the concepts and principles. जैसे कि ये बता रहा है कि ये थियरीज है खुद में, माइक्रोइकोनॉमिक का ये थियरीज दिया गया है. So well, microeconomic theories refer to the concepts and principles that help understand the behavior of individual units. ये थ्योरीज किस चीज में मदद करती है? हमें समझने के लिए इंडिविजुअल यूनिट्स के बिहेवियर को. सच एज इंडिविजुअल यूनिट्स कौन कौन से हैं? सच एज कंज्यूमर्स, फर्म्स एंड मार्केट्स. These theories explain how individual and firms allocate their resources, how prices are determined, and how the interaction between supply and demand occurs in the market. यहाँ तक तो क्लियर है. डेफिनेशन से ही समझ में आ रही है कि ये थ्योरीज क्या क्या बताती है और किसमें मदद करती है. So let's get started and understand more about microeconomic theories with their key points. The first one is demand and supply theory. What is the demand and supply theory? ये थ्योरी बताती है कि किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है वो उसके प्राइस पर डिपेंड करती है. सिंपली this theory explains how the quantity of a good or a service that consumer want to purchase depend on its price, income, taste and preferences. इसको हम लोग एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं कि डिमांड थ्योरी कैसे मदद करती है, मतलब कि क्या करती है. तो लेट्स टेक एग्जांपल कि अगर एक आइसक्रीम का प्राइस 50 रुपीज से घट के 30 रुपीज हो जाता है. जैसे फेवरेट कोई आइसक्रीम है हमारा, चॉकलेट आइसक्रीम कॉर्नेटो है, तो उसका प्राइस जो है एमआरपी 50 रुपीज नहीं. हम लोग गए कहीं भी घूमने तो पता चला हमें मन था खाने के लिए आइसक्रीम, हमें पता है कि उसका 50 रुपीज दाम है, बट वो 30 रुपीज का मिल रहा है हमें. तो क्या होता है, डिमांड अचानक से बढ़ जाता है. हम लेने एक गए थे, हम लेकर दो आ जाते हैं. तो जैसे ही प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, डिमांड्स पे उसका असर पड़ता है. यही ये डिमांड थ्योरी बताता है. कोई डाउट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, सप्लाई. This theory explains how the quantity of a good or service that produce wants to sell depends on its price and production costs. What that means? ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर बेचना चाहता है, डिमांड में क्या था, जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है, इसमें क्या है, जो बेचना चाहता है, वो उसके प्राइस और प्रोडक्शन कॉस्ट पर डिपेंड करती है कि कितना क्वांटिटी में सामान बिकेगा. मान लेते हैं कि एक मिल्क की कॉस्ट कम हो जाती है, तो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर ज्यादा आइसक्रीम प्रोड्यूस करेंगे. लेट्स सपोज दैट इफ वी हैव if we have a company, if I have a company of let's okay, let's forget, if I sell a samosa and suddenly I get a potato at half price, then what happens? If I have 500 rupees, and when I go to the market and I buy some potatoes with some monies, and we buy anything or something which helps to make a samosa, but when we go to the market and we find that the price of the potato will be decreased, तो क्या होगा, हम पोटेटो को ज्यादा कर देंगे और जो हम 2 किलो खरीदने गए थे उसकी जगह पे हम 4 किलो खरीद के आएंगे और हमारा जो 50 या 100 समोसा पहले बनता था, अब वो समोसा क्या होगा, ज्यादा बनेगा. तो हमारे जो मतलब कि सप्लायर है वो कितना आइटम्स और गुड कितना क्वांटिटी में सप्लाई करेगा, वो पूरी की पूरे किस पे डिपेंड होता है, प्राइस एंड प्रोडक्शन पे. तो सप्लाई थ्योरी यही बताता है. अब नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्या है? द इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इन द मार्केट. व्हाट इट मींस? जब डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं तब मार्केट में एक इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी सेट होती है. अब हर दिन तो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हर दिन तो आपका आलू 20 रुपया सस्ता नहीं होगा और हर दिन तो आपका आलू 40 रुपया महंगा नहीं होगा. तो डिमांड तो डेली है आलू का, एक समोसा बनाने वाले को आलू डेली चाहिए. तो कहने का मतलब यह है कि जब डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं तब मार्केट में एक इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी सेट होती है. जैसे मान लेते हैं कि एक आइसक्रीम की डिमांड और सप्लाई दोनों ₹30 पर बैलेंस होती है, तो यही इक्विलिब्रियम प्राइस है. 30 रुपया में हम भी खरीद सकते हैं और 30 रुपया में आप भी बेच सकते हैं. तो इसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट और इक्विलिब्रियम थियरीज. होप यू ऑल क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर बिहेवियर थियरीज, in which we will discuss about utility maximization. What is utility maximization? This theory helps understand how consumers achieve maximum satisfactions with their limited resources. I hope you guys clear from only this line that हर एक इंसान जिसको कम से कम, मतलब कि मेरे अगर मैं 500 कमा रहा हूँ, मेरे पास मेरी इनकम 500 है, तो मुझे 500 में ज्यादा से ज्यादा खुशी या मेरी नीड्स पूरी होनी चाहिए. ये थ्योरी बता वही रहा है कि कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे पाते हैं. जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 100 रुपए है, तो वो शायद 2 मूवी टिकट, 50 रुपया जो एक का होगा मैं 2 कर दूंगा. पर अगर उसी मूवी टिकट का दाम 25 रुपया हो जाता है,
तो क्या होगा? सोचिए, एक मूवी टिकट का दाम 50 रुपया था, मुझे 2 मूवी टिकट खरीदनी थी, मेरे पास 100 रुपया है, तो मैं क्या करता? जाता 2 मूवी टिकट लेता और मैं मूवी देखता। पर अगर उस मूवी टिकट का दाम 25 रुपीज़ हो जाए, तो क्या होगा? मैं 2 टिकट खरीदूँगा, 50 रुपीज़ मेरे पास बचे रहेंगे, मैं उसका पॉपकॉर्न खा लूँगा, तो मेरा जो हैप्पीनेस और मेरा जो सैटिस्फैक्शन का लेवल है, वो ज़्यादा हो जाएगा। मैं मूवी देख के निकलूँगा तो ज़्यादा खुश होऊँगा, या फिर मैं पॉपकॉर्न नहीं भी खाता हूँ, तो मैं इस बात को लेकर खुश होऊँगा कि मेरे पास 50 रुपये बचे हुए हैं। So guys, clear? Let's move to the another point. Indifference curve analysis. Indifference curve analysis. This approach shows how consumers prefer different combination of goods where their utility remains constant. What this means? इसका मतलब है कि मतलब इंडिफरेंस कर्व्स एनालिसिस जो है अप्रोच है एक प्रकार का, वो हमें दिखा रहा है कि कैसे अलग अलग गुड्स का कॉम्बिनेशन को प्रेफर करते हैं जहां उनकी यूटिलिटी सेम रहती है। जैसे मान लेते हैं कि एक कंज्यूमर है, वो 2 चॉकलेट्स बार एक आइसक्रीम के कॉम्बिनेशन को उठाना ही पसंद कर सकता है, जितना वो एक चॉकलेट बार और 2 आइसक्रीम को पसंद करता है। समझ में आई एग्जाम्पल? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 2 चॉकलेट बार्स और एक आइसक्रीम के कॉम्बिनेशन को, मतलब मैं दुकान गया और मैं 2 चॉकलेट खरीदा, 2 मंच खरीदा और एक आइसक्रीम खरीदा, पर मुझे उससे जितनी खुशी मिली उतनी ही खुशी मुझे मिलती जब मैं 1 चॉकलेट और 2 आइसक्रीम खरीदता। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, इन डिफरेंस। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. What is production function? This theory explain how output are produced using inputs like labor, capital और etc. मतलब कि ये थ्योरी बता रहा है कि हम मशीन, लेबर और कैपिटल ये सब का यूज करके कैसे मतलब प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे ये सब का इनपुट करके हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कार कंपनी है, वो ज्यादा इसकी लेबर और एडवांस मशीन का यूज करके ज्यादा और बेटर कार प्रोड्यूस कर सकती है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सम स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल जिनके पास काफी ज्यादा एडवांस मशीन्स, एडवांस ट्रेंड डॉक्टर्स हैं। वो पूरे वर्ल्ड में नाम उनका क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पे इलाज एक अच्छी लेवल तक की हो सकती है, तो लोग वहाँ जाना प्रेफर करते हैं। इसीलिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने लेबर, कैपिटल, मशीन का यूज किया और अपने इनपुट्स दिए और अपना प्रोडक्शन बढ़ाया। प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब क्या है? मतलब प्रॉफिट बढ़ाया। दैट्स इट. Let's move to the another point, that a cost function. It explains how the cost changes with different levels of production for firms, including the analysis of short run and long run costs. ये समझाता है कि प्रोडक्शन के डिफरेंट लेवल्स पर कॉस्ट कैसे चेंज होता है। जैसे अगर एक बेकरी है, वो 100 केक्स प्रोड्यूस करती है, तो उसका कॉस्ट कम होता है, पर केक के कंपैरिजन में अगर वो सिर्फ 10 केक बनाए, तो क्या होगा? सोचिए क्या होगा? उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर मैं किसी एम्प्लॉय को 5,000 रुपया दे रहा हूँ एक बॉटल बनाने के लिए, मैं किसी एम्प्लॉय को मंथली मेरे अकाउंट से उसके लिए सैलरी जा रहा है 5,000 फॉर मेकिंग अ बॉटल, एंड some month he make 100 bottle and some month he make 50 bottles, and after selling those bottles at the rate of rupees 50, at the rate of rupees 50, 100 or any number, let's suppose 100 for easy calculation or better understanding. If the month when he make 100 bottles and when we sell at the rate of rupees 100 per bottle, then how much our revenue? Rupees 10,000. Very good. How much? 10,000. And when he make 50 bottles, revenue is only 5,000. So what that means? That clearly shows that when we produce more numbers of items than our fixed, our yeah, yes, what I want to say, that when we make a more number of items in a given time or in a given resources, then our fixed it means our fixed cost is spread हो जाती है। मतलब हमारी फिक्स क्रॉस कॉस्ट जो है वो सब में बढ़ जाती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या है? सैलरी। तो 5,000 सैलरी में 50 बोतल के लिए भी दे रहा हूँ और 5,000 सैलरी में 100 बोतल के लिए भी दे रहा हूँ, तो मुझे प्रॉफिट मार्जिन 100 बोतल में ज्यादा होगी। यही बताता है कॉस्ट फंक्शन। आई होप यू गाइज clear your doubts with me. Let's move on another subtopic named market structure. What is market structure? In which will the first point is perfect competition. Perfect competition. What is perfect competition? ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है ना जहां कई बायर्स और सेलर्स होते हैं। व्हाट आई मीन, व्हाट यू लर्न। अब हम कंपटीशन के बारे में पढ़ रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा मार्केट होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन मतलब कि परफेक्ट कह सकते हैं आप कि क्यों इसे परफेक्ट कहा गया? तो क्योंकि यहाँ ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां कई बायर्स और सेलर्स होते हैं और कोई भी सिंगल फर्म मार्केट प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकती है। जैसे सब्जी मंडी में टमाटर के कई वेंडर्स होते हैं। मतलब सब्जी मंडी आप लोग जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि
टमाटर, कद्दू, आलू, इसके कई वेंडर्स हैं। तो वहां पे प्राइस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। कोई वहां पे बैठ के, जब सब बेच रहे हैं 50 रुपए किलो आलू, तो कोई वहां बैठकर 150 और 200 रुपए किलो आलू नहीं बेच सकता है। या फिर आपको प्रेशर कंट्रोल मतलब क्या होता है, यू हैव नो अदर ऑप्शन, यू आर कंट्रोल्ड बाय समवन, कम एंड बाय फ्रॉम मी, ourselves only. So no one control the price in perfect competition, so the seller get more benefit in it. Another one is monopoly. Monopoly, as you saw that, monopoly means ये जहां सिर्फ एक सेलर होता है। जैसे अभी मोनोपोली जियो का है, ऐसे तो सेलर एयरटेल भी है और वीआई है, बट वो तो मोनोपोली चला रहा है क्योंकि उसका लार्ज अमाउंट ऑफ कस्टमर एक्वाजिशन है, तो इसीलिए वो जियो मोनोपोली कर रहा है। जैसे ही कभी आपने देखा है पिछले लास्ट 5-6 साल से कि पहले एयरटेल ने अपने रिचार्ज महंगे किए, तब जाके जियो ने उसके कदम पे कदम मिलाया? नहीं, जो जियो कर रहा है वो दूसरे कंपनी को करना पड़ रहा है। जियो इज कंट्रोलिंग द होल टेलीकम्युनिकेशन मार्केट। अगर सब्जी खरीदने जाते हैं और एक ही सब्जी मंडी में एक ही वेंडर है, तो आप 50 की जगह 55, 60, 65, 70 जो मांगेगा आप देकर आओगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, in this structure many firms sell similar but differentiated products. What that means, इस स्ट्रक्चर में कई फॉर्म सिमिलर हैं लेकिन उनका प्रोडक्ट्स अलग अलग, डिफरेंट, थोड़ा सा अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, अब घबराइए नहीं अगर इतना डिटेल में, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूं, तो मैं जान रहा हूं कि आप लोग कहाँ फंसिएगा। पर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं अपनी कीमती समय में से आपको समय जरूर दूंगा। Let's where we are on monopolistic competition. So let's take example that's a toothpaste market, maybe Colgate और Pepsodent, दोनों टूथपेस्ट बेचते हैं लेकिन थोड़ा अलग फीचर्स के साथ, थोड़ा अलग। कोलगेट अपना अलग ब्रांड बताता है, पेप्सोडेंट अपना अलग फीचर्स बताता है। लेट्स सपोज दैट if we take an example of detergent, so what did someone, surf excel, let's example of surf excel and some detergent name, I don't remember yet, surf excel, and let's take example of easy. So surf excel, what is the surf excel, या सर्फ एक्सेल का सबसे, मैं बीच में रुकता इसलिए हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आपको समझाना कैसे है कि आपको समझ में आए। तो मैं एकदम बेसिक चीज़ों को खोजने लगता हूँ कि ईजी से ईजी चीज़ मेरे दिमाग में आ जाए, और मैं कोई प्रोफेशनल टीचर हूँ नहीं, तो मैनेज एंड लर्न मोर टुगेदर। सो एक सर्फ एक्सेल का अगर ऐड लेते हैं, उसमें हम देखते हैं क्या है कि उनका मेजर फोकस रहता है कि गंदे से गंदे दाग को हम निकालते हैं। और जब ईजी या फिर कह लें हम व्हील 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 का, अगर व्हील भी डिटर्जेंट है, उसका एग्जांपल लेते हैं, उनका है कि सफेदी, कि हम कपड़े को चमका देते हैं। या फिर सम ब्रांड हु फोकस ऑन द स्मेल, फ्रेग्रेंस और स्किन benefits or other. So that monopolist competition, I hope you all gets clear. So now let's move towards our another points, and the last one in market structure segments, that is oligopoly. Oligopoly, a market structure, मुझे यार नाम अच्छा लगा तो मैं एक बार और बोलना चाहूंगा। Oligopoly, a market structure where a few firms dominate the market and their decision depends on each other. A market structure where a few firms dominate the market and their decision depends on each other. ये एक ऐसा मार्केट है, स्ट्रक्चर है, जहां कुछ फर्म्स मार्केट को डोमिनेट करती हैं और उनके डिसीजन एक दूसरे पर डिपेंड करता है। जियो वाला एग्जांपल ओलिगोपॉली में सूट करता है बिल्कुल, मोनोपोली में नहीं करता है, क्योंकि और भी, माय बैड, और भी कंपनीज हैं। मोनोपोली बताता है कि और कोई कंपनी है ही नहीं, उस सेगमेंट में और कोई कंपनी है ही नहीं। तो जब पहले कार्स ब्रांड आए थे तो उनमें मोनोपोली चलता था। कोई भी ब्रांड का कार है, एक ही ब्रांड का कार है, तो अगर उन किसी को कार लेना है तो उस ब्रांड से कॉन्टेक्ट करिए, वो कार देंगे आपको, उनको मन जितना में बेचना है बेचें। बट ऑलिगोपॉली, सो दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक, मोनोपोली एंड ऑलिगोपॉली। मोनोपोली, everyone when listen the word monopoly, the first example in his or her mind is Jio. So what's we clear today that the Jio is not fall under the monopoly, Jio is fall under the oligopoly, because ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां कुछ फॉर्म्स मार्केट को डोमिनेट करती हैं और उनके डिसीजन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया का डिसीजन एक दूसरे के प्लान और प्राइसेस पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के नहीं, केवल जियो के। ओके, या आई गेस the last one, the last topic, the price determination. The price determination, in which marginal cost and marginal revenue. This theory explains how firms set
the optimal price for their products where marginal cost MC marginal cost equals marginal revenue। आइए समझते हैं अपनी मातृभाषा में। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि फर्म्स अपने प्रोडक्ट्स के लिए ऑप्टिमल प्राइस कैसे सेट करती है, जहां मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होते हैं। जैसे अगर एक स्मार्टफोन, विदाउट एग्जांपल नहीं समझिएगा, इसीलिए मैं हर टॉपिक, हर सब टॉपिक, हर पॉइंट के लिए विद एग्जांपल आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आती है और मेरी मेहनत दिखती है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 5:15 5:15 AM सुबह का, मेरा आज क्लास भी है 10 बजे से और मैं पूरी रात ये पीपीटी को तैयार किया हूँ। खुद का मेरा पीपीटी है ये। आपको इसमें ये पीपीटी, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए इधर सब पीपीटी बना हुआ है। तो अगर ये पीपीटी आपको चाहिए होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट करिए और ये पीपीटी आपको वहाँ मिल जाएगा, या फिर मैं इसे वेबसाइट अभी कुछ दिनों में बनाने वाला हूँ, उसमें भी ये पोस्ट कर दूंगा, तो आपको वहाँ से भी आप डायरेक्ट इसे ले सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो लेट्स मूव और एंड दिस वीडियो विद more clarification on marginal cost and marginal revenue with an example, so that एक स्मार्टफोन कंपनी के लिए और जैसे अगर एक स्मार्टफोन कंपनी के लिए एक और स्मार्टफोन बनाने का कॉस्ट 10,000 है और उससे 15,000 कमाने मिलते हैं, मतलब कि कोई कंपनी को एक फोन बनाना है, उसे 10,000 लगा और उसको बेचा तो उसे 15,000 रुपया मिला, तो कंपनी उस स्मार्टफोन का प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगी जब तक एमसी और एमआर इक्वल ना हो जाए। समझ में आ गया? मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक वो बनाते रहेगी बनाते रहेगी बनाते रहेगी बनाते रहेगी। मतलब कि 10,000 का अगर बना रही है और उसे 15,000 मिल रहा है तो वो बनाते रहेगी। 10,000 का बना रही है और उसे 14,000 मिल रहा है, वो बनाते रहेगी। 10,000 का बना रही है, 13,000 मिल रहा है, बनाते रहेगी। 10,000 का बना रही है, 12,000 मिल रहा है, बनाते रहेगी। 10,000 का बना रही है, 11,000 मिल रहा है, बनाते रहेगी। बट जैसे ही 10,000 का 10,000 मिलेगा वो बनाना बंद कर देगी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल